वेलकम टू दरिया प्राइवेट ATI। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हीट एंड टेम्परेचर है। इसके 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में ऊष्मा को बताया गया था और दूसरे वीडियो में टेम्परेचर को बताया गया था। इस टॉपिक में हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के उपसाधन पढ़ेंगे, किस उपकरण के माध्यम से टेम्परेचर को मापा जाता है। आइए देखते हैं। तापमान मापने के तापमान तो इसमें क्या है, तापमान मापने के यंत्र, मेजरमेंट of temperature इंस्ट्रूमेंट, यानी किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम टेम्परेचर को मापते हैं। तो हमारा पहला जो है ये थर्मामीटर है। और दूसरा उपकरण क्या है हमारा, दूसरा उपकरण जो हमारा है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। इन दोनों उपकरणों के माध्यम से हम तापमान को मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर जो होता है थर्मामीटर जो है ये हमारा तापमान मापने का यंत्र है। इसके द्वारा हम कम तापमान को नापते हैं, जैसे 350 डिग्री सेल्सियस से तक हमको टेम्परेचर नापना हो तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब थर्मामीटर क्या होता है, एक हमारी 5 की ट्यूब होती है, उसके अंदर पारा भरा होता है लिक्विड फॉर्म में, और ये पारा ही जब हीट इसको मिलती है तो ये पारा चढ़ने लगता है और ये टेम्परेचर को बताता है। तो जनरली हम इसका इस्तेमाल हम इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, और इससे अधिक हमारा टेम्परेचर होता है तो हम इसके लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर में हमारा क्या होता है, हमारा जो तापमान मापने के लिए द्रव होता है वो हमारा क्या होता है, या तो पारा होगा। थर्मामीटर में जो हम द्रव यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए ताप को, वो हमारा पारा होता है, और दूसरा जो होता है अल्कोहल होता है। ये दो लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो टेम्परेचर। तो हम पारा और अल्कोहल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ये टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये कम तापमान में ही आसानी से एक समान रूप से प्रसार होता है, इनका एक्सपेंशन होता है और ये समान रूप से बढ़ते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, माइनस में होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे, ये कांच से चिपकते नहीं हैं, क्योंकि हम जब थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो वो हमारे कांच की नली होती है, अगर वो हमारे पारा चिपक जाए तो हमारा टेम्परेचर सही से मेजरमेंट नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी जगह पे हम पारा इस्तेमाल करते हैं जो कांच की ट्यूब होती है, उससे रिएक्शन नहीं करती और चिपकती नहीं। दूसरी बात करें तो हम पायरोमीटर क्या होता है, ये हमारे क्या है, अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल अधिक तापमान मापने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमारा भट्ठी का टेम्परेचर मापना है, भट्ठी का टेम्परेचर मापने के लिए, तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हाई टेम्परेचर
को मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पायरोमीटर जो होता है वो थर्मोकपल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पायरोमीटर किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पायरोमीटर जो है हमारा थर्मोकपल के सिद्धांत पे कार्य करता है। थर्मोकपल, इस थर्मोकपल के सिद्धांत पे हमारा पायरोमीटर कार्य करता है। और इसका इस्तेमाल पूछा जाता है कि पायरोमीटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो उच्च ताप को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमको भट्ठी का टेम्परेचर मेजर करना हो, मापना हो कि भट्ठी का तापमान कितना है, उसके जगह हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापना हो तो हम वहाँ पे थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे तापमान मापने के उपकरण थे। अब हम पढ़ेंगे क्या कि ऊष्मा जो होता है उसका एक्सपेंशन कैसे होता है ठोसों में, एंड ऊष्मा का प्रसार। हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, ऊष्मा का प्रसार। तो हमारा ये टॉपिक क्या है, ठोसों में ऊष्मा का प्रसार यानी एक्सपेंशन ऑफ हीट इन सॉलिड। ठोसे में ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है। तो ठोसे में ऊष्मा का प्रसार जो होता है तीन तरह से होता है, रेखीय प्रसार, क्षत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। यानी हम बात करें कि अगर हमारे पास एक कोई छड़ है, जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो ये ऊष्मा क्या करती है, इस छड़ को मिलती है, इस छड़ को क्या होती है, ऊष्मा मिलती है। और इसका लंबाई बढ़ सकता है, उसका आयतन बढ़ सकता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ सकता है। तो जिस हिसाब से इस छड़ में ऊष्मा का प्रसार होगा, जिस हिसाब से उसके शेप में परिवर्तन होगा, उसी को हम ठोसों का ऊष्मा प्रसार कहते हैं। अगर हमारा ये रेखीय में परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमारी ये छड़ की लंबाई पहले 20 mm है, तो जब इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो इसकी लंबाई क्या होगी, कुछ बढ़ जाएगी। क्या होगी, इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी। जैसे हमारे प्रारंभिक लंबाई ये था और डेल यल हमारा बढ़ गया, जैसे 0.2 mm बढ़ गया, इतनी लंबाई ऊष्मा के कारण बढ़ गया। तो इस प्रकार के प्रसार को हम रेखीय प्रसार कहते हैं। क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार। और इसके गुणांक को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। और रेखीय प्रसार गुणांक किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा ऊष्मा पर और उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा ऊष्मीय प्रसार गुणांक हो, इसको हम रेखीय प्रसार गुणांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इससे अल्फा से डिनोट करते हैं। इससे हम हमारी लंबाई में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो हमारी लंबाई पहले यल है और डेल टी इसका टेम्परेचर है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डेल एल बाई एल इंटू टी हो जाएगा। ये हमारा अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है। डेल यल क्या है, लंबाई है में वृद्धि है, और यल प्रारंभिक लंबाई है, इंटू टी क्या है, तो तापमान है। या इसको हम डेल टी लिख सकते हैं, यानी डेल यल अपॉन यल इंटू डेल टी। जैसे हम कहें अगर हमको इस छड़ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हमारा डेल यल अपॉन यल हो जाएगा। इसी को हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इसका तो क्या हो जाएगा, डेल यल अपॉन यल। यानी किसी छड़ की प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, प्रति डिग्री सेल्सियस होती है। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई जो हो जाएगी प्रति डिग्री सेल्सियस इसकी इकाई होती है। तो ये तो था हमारा छड़ की लंबाई में वृद्धि। जब छड़ कोई हमारा अन्य ऑब्जेक्ट है, दूसरे शेप की वस्तु है,
उसमें जब ऊष्मा दिया जाए तो उसके आयतन में जब वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो उसको हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। आते हम देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है। ये हमारा रेखीय प्रसार गुणांक हो गया। दूसरा हमारा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, बीटा से। ये हमारा क्या होता है, बीटा होता है। और उसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। जैसे हमारा कोई, ये हमारा चादर है, धातु चादर है, और इसको जब ऊष्मा दिया जाता है, ये ऊष्मा दिया जाता है, तो क्या होगा, ऊष्मा देने से इसका तापमान क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिससे क्या होता है, इसकी लंबाई भी कुछ बढ़ जाएगी, और इसकी कुछ चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। इस तरह इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। यानी इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इनके गुणनफल को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इसी का जब एरिया बढ़ जाता है, इसमें जो परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल बी से, यानी बी, ये हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो जाएगा। तो इस तरह हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को कैसे लिखेंगे। अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को में हमारा अगर डेल क्या है, हमारा ए है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा इक्वल टू डेल है ए अपान ए, जहाँ ए क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि, और ये क्या है, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, एरिया करते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो जाएगा। यानी उस ऑब्जेक्ट के क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रफल गुणांक कहते हैं। और तीसरा जो है हमारा आयतन प्रसार गुणांक होता है। यानी जब आयतन में जब वृद्धि होती है, उसको हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। उसको हम लिख लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तीसरा जो है हमारा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। इससे गामा से, इसको हम कहते हैं गामा। तो रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक को हम बीटा से, और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा ये कोई पिंड है और इसको जब भी ऊष्मा दिया जाता है, तो क्या होगा, इसके आयतन में वृद्धि होगा। यानी इसका डेल एल भी बढ़ेगा, डेल बी भी बढ़ेगा, और डेल एच भी बढ़ेगा। यानी 3 चीज बढ़ेगा। और इनके गुणनफल का हम क्या करते हैं, डेल एल गुणे डेल बी गुणे डेल एच, इसको हम कहते हैं आयतन। यानी डेल बी इसको कह सकते हैं। यानी हम कहते हैं एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, ये आयतन कहते हैं। तो अगर इसमें डेल एल, डेल बी और डेल एच का एक्सपेंशन हो जाए, लंबाई इसकी बढ़ रही है डेल एल, चौड़ाई इसकी डेल बी बढ़ रही है, ऊंचाई डेल एच बढ़ रहा है, तो इस तरह इसका परिवर्तन डेल बी हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक को क्या लिखेंगे, आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल भी अपान बी। यानी आयतन में वृद्धि, ये क्या है, आयतन में वृद्धि, और ये क्या है, प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, गामा से, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे तीनों में संबंध क्या होता है।
यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में जो रेशियो होता है या संबंध होता है उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम उसको देख लेंगे। आइए उसको देखते हैं। क्या है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। दूसरा क्या पढ़ते हम, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और तीसरा क्या है, तीसरा है था आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। इसमें संबंध क्या होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक संबंधित क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और तीसरा जो हमारा क्या है संबंधित आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात क्या होता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक 1 होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 2 होता है और आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, 3 होता है। तो इनमें ये संबंध होता है रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार। इसको हम लिखते हैं अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इसका 1 रेशियो 2 रेशियो 3। ये हमारा होता है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा रेशियो इसका 1 रेशियो 2 रेशियो 3। यानी अल्फा जो होता है वो 2 बीटा के बराबर होता है और अल्फा जो होता है वो 3 गामा के बराबर होता है। ये हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध था। यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। ये 1 और 2 और 3 क्यों होता है, अल्फा में हमारा क्या होता है, हम एक ही माप को लेते हैं, लंबाई को लेते हैं। क्षेत्रफल में हम 2 माप को लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। और आयतन में हम क्या करते हैं, 3 माप को लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। इस तरह हमारा 1:2:3 हो जाएगा। अगला जो हम देखेंगे टॉपिक वो देखेंगे कि ऊष्मा का जो प्रसार होता है वो किस सिद्धांत पे होता है, किसके माध्यम से होता है। जैसे हमारा बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और आदर्श गैस समीकरण है, इन्हीं के माध्यम से ऊष्मा का भी प्रसार होता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि बॉयल का नियम क्या है, बॉयल्स लॉ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या होता है, बॉयल का नियम कहता है कि अगर हमारी कोई बॉडी है और उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। जैसे ही प्रेशर को कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा यानी आयतन जो बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर और आयतन में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन कम होगा और प्रेशर कम होगा तो आयतन बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इसमें क्या होता है कि हमारा क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बॉयल का नियम होता है यदि किसी पदार्थ का या गैस का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और दाब को बढ़ाया जाए तो आयतन उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आयतन उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा और जब प्रेशर कम होगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम कोई बॉडी ले लेते हैं, ये हमारी कोई वस्तु है या गैस, इसमें क्या है, गैस भरा है।
ये इसमें गैस भरा है, तो आप देखते हैं जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्या हो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो और इस पर प्रेशर को अप्लाई किया जाए, इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं पहले आयतन हमारा ये था, अब आयतन क्या हो जाएगा, अब आयतन इतना हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा क्या होगा, प्रेशर लगने के बाद आयतन हमारा क्या होगा, पहले आयतन ये था, अब आयतन ये हो गया। हम देख रहे हैं प्रेशर को जब बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और जैसे ही प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे, इसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी आयतन ये था, अब आयतन बढ़ गया। यही हमारा क्या होता है, बॉयल का नियम कहता है। देख रहे हैं कि P और V में क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, क्या है, दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसी को हम बॉयल्स नियम कहते हैं। अगला जो हमारा क्या है, चार्ल्स नियम क्या है, अगला हमारा क्या है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम कहता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी नियत रहेगा, और हम परिवर्तन किसमें करेंगे, दाब, और दाब जो हमारा आयतन है, इसके आयतन और टेम्परेचर में परिवर्तन करेंगे। तो चार्ल्स का नियम कहता है, यदि किसी गैस का प्रेशर नियत रखा जाए, यानी उसका दाब स्थिर रखा जाए और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उसका आयतन भी बढ़ जाता है। जैसे हमारा आदर्श जो गैस समीकरण होता है वो P1 V1 अपान P1 होता है, जहाँ हमारा P क्या हो, कांस्टेंट हो जाए, तो V हमारे किसके अनुपाती होता है, T से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे आयतन बढ़ेगा उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और आयतन कम होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में कर सकते हैं, जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर को कम किया जाए तो उसका आयतन भी घट जाता है। ये कब, जब हमारा P क्या हो, कांस्टेंट हो, P के आयतन हो कांस्टेंट हो। तो चार्ल्स का नियम क्या होगा, हमारा V जो प्रोपोर्शनल होगा वो हमारा P के अनुक्रमानुपाती होगा। ये हमारा चार्ल्स का नियम है, यानी V बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो आयतन भी कम हो जाएगा। जैसे हम कोई बॉडी है हमारी, इसमें कोई गैस भरा है, क्या हो, इसमें हमारा क्या है, गैस भरा है, और गैस में क्या होगा, इसका प्रेशर ना कुछ प्रेशर होगा, तो प्रेशर को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर दें, क्या करें, कांस्टेंट कर दें, और कांस्टेंट करने के बाद इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके मध्य जो अणु हैं, इस गैस के अणु हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या करेंगे, दूर दूर जाना प्रयास करेंगे, यानी दूर जाने का प्रयास करेंगे। जब दूर जाएंगे तो इनका क्या होगा, आयतन क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले आयतन हमारा क्या था, ये आयतन था, और आयतन ये बढ़ गया, तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है इसका आयतन भी बढ़ जा रहा है। कब, जब P हमारा कांस्टेंट हो, यानी उस पर दाब में परिवर्तन न हो। यही हमारा क्या है, चार्ल्स का नियम है। तीसरा जो हमारा इक्वेशन है वो आदर्श गैस समीकरण है, जो हमारे बॉयल के नियम को और चार्ल्स को नियम को मिला दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है, तो वहाँ से जो नियम बन के आता है वो हमारा आदर्श गैस समीकरण का आता है। उसको हम देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा क्या आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस समीकरण हमारा है P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। ये हमारा आदर्श गैस समीकरण है। इसमें क्या होता है, चार्ल्स के नियम और बॉयल के नियम को मिलाया जाता है, तो हमारा जो समीकरण मिलता है उसी को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो P1 V1 अपान D1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। ऐसे इसी पे न्यूमेरिकल आता है। इसको कैसे सॉल्व करता है, जैसे हम कहें
हमारा कोई क्वेश्चन है, किसी गैस का दाब, किसी गैस का आयतन, हमारा है किसी गैस का आयतन 50 मिलीमीटर क्यूब है, 50 मिलीमीटर क्यूब है तथा दाब दाब 40 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है, जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा यदि दाब बढ़कर 60 mm प्रति 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है कि किसी गैस का आयतन कितना है, 50 mm क्यूब है तथा उसका दाब 40 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है, उसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि तापमान 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो आयतन क्या होगा यदि उसका दाब बढ़कर 60 न्यूटन ये हमारा क्या है 60 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो जाए। आप यहाँ से रख देंगे प्रारंभिक दाब क्या है, हमारा प्रारंभिक दाब ये है, आप पहले नोट देंगे P1, V1 और T1 और इधर नोट करेंगे P2, V2 और T2। आप देख लेंगे क्या क्या दिया है। आपका प्रारंभिक दाब कितना दिया है, 40 दिया है, तो P1 आपका 40 हो जाएगा। और V1 कितना दिया है, तो V1 आपका क्या है 50 है, और T1 क्या हो जाएगा आपका, T1 आपका 60 है। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया। आयतन हमारा क्या हो जाता है, ये 40 से कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, यानी V2 कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जा रहा है। आयतन हमसे पूछा गया है कि आयतन क्या होगा, आयतन हमको निकालना है। और टेम्परेचर कितना हो जाता है, टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कितना होता है 80 हो जाता है। क्या होता है 80 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इस चीज़ को फार्मूले में रख देंगे, तो फार्मूले में रख देंगे P1 V1 अपन T1 इक्वल टू P2 V2 अपन T2। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको हम रख के देखते हैं। ये हमारा क्या है, P1 कितना दिया है, P1 हमारा 40 है, तो 40 गुण से V1 कितना है, तो V1 50 है, इक्वल टू T1 कितना है 60 है, इक्वल टू हम क्या रखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं P1 V1 अपन T1 इक्वल टू P2 V2 अपन T2। ये हमारा आदर्श गैस समीकरण है। इसी आदर्श गैस समीकरण को मान रखना है। P2 हमारा 60 है, हमको V2 क्या है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ये कट जाएगा 20 से 20 के 60, 20 दूना 40, यहाँ से काट दिए 20 के 60 और 20 चौको 80, और क्या कटेगा, अब गुणा कर लीजिए आप। तो यहाँ से V2 कितना हो जाएगा, V2 जो हो जाएगा ये 4 गुणे 3 गुणे 50 हो जाएगा, बटे 3 गुणे, एक मिनट, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये मान रख दीजिए, यहाँ से ये कट गया है, आप इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, V2 जो हो जाएगा ये 2 गुणे 50 है, 50 गुणे 4 हो जाएगा, बटे ये नीचे आ जाएगा तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। ये आपका मान हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10 100 हो जाएगा, 100 चौको 400 हो जाएगा, 400 बटे ये 9 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। कितना बचा, 4 बचा, फिर 9 चौको 36,
ये 4 बचा 0.44, ये आपका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर मीटर क्यूब mm³ हो जाएगा। आयतन है ना, तो आयतन को हम mm³ में लिखेंगे। तो हमारे यहाँ से V2 जो निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा 44.4 mm³। ये आपका आयतन निकल जाएगा। इसी तरह से हम आदर्श गैस समीकरण के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अब हम देखेंगे कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। अभी कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है। हम कहें हमारे पास 2 पिंड है, जैसे एक पिंड ए है एक पिंड ए है, तो इनका टेम्परेचर अलग अलग हो, तो जब इनको आपस में कांटेक्ट करेंगे तो ऊष्मा का ट्रांसफर एक साइड से दूसरे तरफ से, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ होने लगेगा। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान न हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। एक बार और सुनिए, अगर हमारे पास 2 पिंड है, कैलोरीमेट्री सिद्धांत क्या होता है, एक बॉडी हमारे यहाँ पे है, एक बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर कुछ और है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका 80 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों का टेम्परेचर, ये हमारा क्या है, ये हमारी बॉडी है, ये बी बॉडी है। जो हमारे पास क्या है, बॉडी है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है। तो हम कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होगा, अगर ये 40-80 है तो ऊष्मा हमारा इसमें से अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ ये क्या करेगी, जाना शुरू कर देगी। कब तक जाएगी, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 = T2 के इक्वल ना हो जाए। यानी ए का तापमान और बी का तापमान क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ऊष्मा का ये ट्रांसफर होता रहता है। इसी को हम कहते हैं कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। तो कैलोरीमेट्री सिद्धांत कैसे होता है, ये हो गया। अभी कैसे करता है, जैसे हमारे इस बॉडी का मास होगा, इस बॉडी का हमारे कुछ m1 है और इस बॉडी का द्रव्यमान m2 है, ठीक है। इनका क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होगी। इनका अगर विशिष्ट ऊष्मा S1 है, इसका S2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो M1 S1 T1 = M2 S2 T2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है, M1 S1 T1 = M2 S2 T2, यानी प्रारंभिक वस्तु का द्रव्यमान, उसकी विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर का गुणनफल दूसरे के टेम्परेचर के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। कब तक, जब एक वस्तु से दूसरी तरफ वस्तु की तरफ तापमान का ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं MS del T = MS del T2। ये हमारा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे ऊष्मागतिकी क्या, ऊष्मा धारिता क्या होता है। ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता क्या होता है कि कोई बॉडी अपने अंदर जितनी ऊष्मा को धारण करती है उसी को हम ऊष्मा धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई वस्तु अपने अंदर जितनी ऊष्मा को स्टोर करती है उसी को हम ऊष्मा धारिता कहते हैं। और ये उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वो उतना उसकी ऊष्मा धारिता अधिक होगी, यानी उतना ही ऊष्मा को अधिक अवशोषण करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। और जिस बॉडी की मास कम होगा उसके अंदर ऊष्मा धारिता की कैपेसिटी कम होगी। तो ऊष्मा धारिता हमारा क्या होता है, MS होता है, MS del T होता है। यानी M क्या होता है, उस बॉडी का मास है, S क्या है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, और T क्या है, टेम्परेचर है कि कितने टेम्परेचर तक हम ऊष्मा दे रहे हैं। जितने अधिक टेम्परेचर तक उस बॉडी को ऊष्मा दिया जाएगा
उतना ही उसमें ऊष्मा अधिक स्टोर हो जाएगा। इसी को हम ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी बॉडी में ऊष्मा को धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊष्माधारिता कहते हैं। अब ये दो प्रकार की ऊष्माधारिता होती है, एक गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? अब हम पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जिसको कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट क्या होता है? इसी को हम कहते हैं छुपी हुई ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा, यानी किसी बॉडी के अंदर जो ऊष्मा छुपी हुई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है। एक होती है द्रवण की यानी फ्रीजिंग की गुप्त ऊष्मा, एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जैसे हम कहें ये हमारा कोई बर्तन है और इसमें कोई द्रव भर लिए। क्या भर लिए? द्रव भर लिए। तो जब द्रव भरते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो आपको बताया गया था टेम्परेचर के सिद्धांत में कि कोई द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें जाके वो वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अगर कोई टेम्परेचर T हो जाए, जैसे अगर इसको ऊष्मा दिया जा रहा है, इसका द्रव का तापमान बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा और जो ऊष्मा उसको और दिया जाएगा वो सीधे किस में जाएगी? वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वाष्प में जो ऊष्मा स्टोर हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। द्रव ठोस की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जैसे हमारा एक बॉडी है यानी बर्फ है, इस बर्फ में जो ऊष्मा छुपी होती है तो उसी को हम कहते हैं कि द्रव की गुप्त ऊष्मा। इस बर्फ को जब ऊष्मा दिया जाता है तो ये क्या है? बर्फ हमारा क्या है? ठोस है। और इसको हम द्रव में कैसे मेल्ट करेंगे? जब इसको ऊष्मा दिया जाए इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें बर्फ को और ऊष्मा दिया जाए तो वो ऊष्मा बढ़ेगी नहीं, वो ऊष्मा जो है इसको द्रव में कन्वर्ट करने का काम करेगा। उस समय जो ऊष्मा होगी वो द्रव की गुप्त ऊष्मा होगी। इस तरह ही गुप्त ऊष्मा होती है दो प्रकार की, एक द्रव की गुप्त ऊष्मा, एक होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी जो वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है उसको हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और जो ठोसे में छुपी गुप्त ऊष्मा होती है उसको हम बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ये क्या होता है? ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्या होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। यानी 1 ग्राम बर्फ में जो ऊष्मा छुपी होती है बर्फ में, वो 80 कैलोरी के बराबर होता है। इसी तरह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। यानी 1 ग्राम अगर वाष्प लेते हैं तो उसमें जो ऊष्मा होती है तो उसको हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो इस तरह आपको जब भाप से हाथ जलता है तो काफ़ी अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा अधिक होती है और काफ़ी जलन करता है। तो इस तरह आप देखें 536 1 ग्राम में जो वाष्पन में गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी है और बर्फ में 1 ग्राम जो बर्फ है उसमें 80 कैलोरी ऊष्मा है। तो ये हमारी गुप्त ऊष्मा होती है। अब ऊष्मा का प्रवाह हमारा कैसे होता है? इसके लिए प्रवाह करने के लिए हमारे ठोस में क्या होते हैं? चालक होते हैं और कुछ कुचालक होते हैं। तो चालक, ऊष्मा के कुचालक और ऊष्मा के सुचालक, दो हमारे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को या तो ट्रांसफर करते हैं या रोकते हैं। तो जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और अपने अंदर से गुजरने देते हैं उसको हम कहते हैं चालन की गुप्त ऊष्मा, यानी ऊष्मा पे चालकता कहते हैं। और जो अपने अंदर से नहीं जाते हैं उसको ऊष्मा का अर्धचालक यानी कुचालक कह सकते हैं। तो हम देखेंगे ऊष्मा के सुचालक।
उष्मा के सुचालक। सुचालक क्या होता है? उष्मा का सुचालक। जो पदार्थ उष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है उसको हम उष्मा का सुचालक करते हैं। जैसे हम कहें स्टील, स्टील को क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म होता है, मतलब इसमें उष्मा का प्रवाह हो रहा है। स्टील हो गया, आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कांपर हो गया, ठीक है, पीतल हो गया, तांबा हो गया। ये सब क्या है? हमारे उष्मा के सुचालक है। इसी तरह हमारा क्या है? उष्मा के कुचालक कहते हैं जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम उष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? लकड़ी हो गया, इसमें उष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। दूसरा आपका क्या हो गया? शीशा, इसमें भी उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तीसरा क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया, तो ये सब हमारे क्या है? उष्मा के कुचालक। तो ये हमारा उष्मा का चैप्टर था जिसमें हीट एंड टेम्परेचर को कवर किया कि उष्मा क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, उष्मा को कैसे नापा जाता है, टेम्परेचर को किससे नापा जाता है, टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये चैप्टर में था। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। धन्यवाद।